विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण माझ्या अंगणात ही कविता अभ्यासणार आहोत। ज्ञानेश्वर कोळी यांची ही कविता आहे। त्यांचा जन्म 1956 मध्ये झाला। जगणे माझे आयुष्याच्या वाटेवर घन दाटलेले छावणीच्या कविता आकाश पेलताना हे त्यांचे कविता संग्रह आहेत। तसेच 8 आण्याचा गुळ हा त्यांचा कथासंग्रह प्रसिद्ध झालेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो। जेव्हा त्यांच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन कवि ने केले आहे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि कवि ज्ञानेश्वर कोळी इन्होंने जो नज़में लिखी हैं, उनके जो कथा संग्रह हैं, ये कथा संग्रह यानी उनके जो नज़में हैं उनके मजमुए, वो उनके नाम आपको मैंने बताया। और ये जो नज़्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं, माझ्या अंगणात, तो इसमें किसान खेतों के अंदर बेतहाशा मेहनत करते हैं। धूप सर्दी ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, और जब खेतों में फसल आ जाती है तो फसल को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि उनकी मेहनत ठिकाने लगी होती है। तो ऐसे वक्त में उनके जो जज्बात होते हैं, उनकी जो कैफियत होती हैं, वो शायर ने यहाँ इस नज़्म के अंदर पेश किया है। प्यारे बच्चों, इस नज़्म को हम अभी गाएंगे या कवितेचं आपण गायन करणार आहोत। ही कविता फार सुंदर कविता आहे, गेयता तिच्यामध्ये आहे आणि सुरा तालात ही कविता आपण गाऊ शकतो। तो पहले आप उसे सुनेंगे और उसके बाद आप भी जो है इस कविता को इसी तरह से गुनगुनाएंगे। तो चलिए, मैं पहले आपको ये कविता सुनाता हूँ, आप उसे गौर से सुनेंगे। गहू शाळवाच मोती काळ्या रानात सांडल। गहू शाळवाच मोती काळ्या रानात सांडल। आणि माझ्या अंगणात लख चांदण पडलं। गहू शाळवाच मोती काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास। काळ्या शार मातीतुनी मोती पवळ्याची रास। अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मी जास। दिला घेतला वाढतो रानातला रान मेवा। दिला घेतला वाढतो रानातला रान मेवा। तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदान खावा। जीव दमतो क्षीणतो घास भरवते माय। जीव दमतो क्षीणतो घास भरवते माय। घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। अंगणात आज माझ्या दाण टिपती पाखर
अंगणात आज माझ्या दाण टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आसू येती गालावर, गहू शाळवाच मोती काळ्या रानात सांडल, आणि माझ्या अंगणात लख चांदण पडलं, गहू शाळवाच मोती. मित्रांनो, आता आपण कवितेचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. प्यारे बच्चों, अब हम एक एक पद्यखंड समझून घेण्याचा प्रयत्न करूया. एक एक पद्यखंड अब जो है हम समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए, जो पहला पद्यखंड है उसे हम देखते हैं, उसका क्या अर्थ है. तो पहला पद्यखंड था, गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं, आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं. कवी म्हणतोय की शेतात धान्य पिकल्यावर आनंद व्यक्त करताना शेतकरी म्हणतो, माझ्या काळ्या शेतात मोत्यासारखे गहू ज्वारीचे दाणे उगवून आले आहेत, पिकले आहेत, आणि माझ्या अंगणात जणू त्या मोत्याचे शुभ्र चांदणे पड़ले है. प्यारे बच्चों, शायर कह वो शायर ने यहाँ ये बात लिखी है कि किसान जो है खुशी में ये कह रहा है कि मेरे खेत में, ये जो खेत होते हैं आमतौर पर काली मिट्टी जो है तो खेत में पाई जाती है महाराष्ट्र में ख़ास तौर से, जिसमें कपास, जवार, गेहूँ, मुख्तलिफ़ तरह की दालें और तेलों के जो बीज होते हैं, तेल बीज या तिलहन कहा जाता है उसे, ये फसलें हमारे पास महाराष्ट्र में उगाई जाती है. तो शायर कह रहा है कि वो जो बीज गेहूँ जवार के उग आए हैं तो वो काली मिट्टी में वो बीज गिरे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे चमकते हों, शुभ्र चांदने, सफ़ेद चांदने है ना, यहाँ पर ये पड़े हुए हैं. इस तरह से जो है वो उस फसल की गुणगान कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है. दूसरा जो पद्यखंड आहे त्यामध्ये कवी म्हणतो की शेतातील काळ्याशार मातीतून मोती पवळ्यासारखी धान्याची रास सांडली आहे, माझ्या अंगणात रानातल्या पिकलेल्या फळाची ऐट आनंदात डुलते आहे. आपने देखा होगा बच्चों कि इसमें जो समझने वाली चीज़ है, रानातला रानमेवा है ना. रानमेवा किसे कहेंगे? खेतों के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के जो फल आते हैं, फल मतलब ऐसे जैसे बेर हुआ या गोनी है, ऐसे जो छोटे छोटे फल होते हैं है ना, कि जो खेतों के अंदर आते हैं, जिन्हें रानमेवा कहा जाता है. तो वो भी जो है बड़े पैमाने पर आए हुए हैं, और वो पिकलेल्या फळाची ऐट, वो पके हुए फल हैं और उनकी ऐट, उनकी शान कुछ अजब ही जो है तो मेरे खेत के अंदर दिखाई दे रही है. तिसरा जो परिच्छेद आहे, तिसरी जो पद्यखंड आहे त्यामध्ये कवी म्हणतो की रानातल्या फळाचा मेवा एकमेकांना दिल्या घेतल्यावर वाढतो, तुम्ही आम्ही सर्वांना हा रानमेवा प्रेमाने सहमतीने एकत्र होऊन खाऊया. देखो बच्चों, एक दूसरे को देने से क्या होता है, कोई चीज़ कम नहीं हो जाती, उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है. तो यहाँ पर ये कह रहा है कवि कि रानातला रानमेवा, ये जो रानमेवा है वो हम एक दूसरे को देंगे और मिलजुल कर जो है तो हम उसे खाएंगे, एक साथ मिलकर हम उसे खाएंगे. तो इसमें क्या होगा कि इससे हमें बरकत भी हासिल होगी. चौथ्या पद्यखंडामध्ये कवी म्हणतो की शेतामध्ये कष्ट करताना जीव दमतो, थकतो, घरी आल्यावर आई मायेने आपल्याला घास भरवते, घरामध्ये छोट्याशा घरट्यातली आई जणू दुधावरची साय आहे. तो यहाँ पर शायर जो है कह रहा है कि खेत में काम करते करते किसान थक जाते हैं, धूप में चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा हुआ हो, दर्जा हरारत कितना हो, आप देखेंगे कि किसान खेतों में काम करते हैं, फसल काटते हैं, और इसी तरह से मौसम चाहे सर्दी का हो, बारिश का हो, उनके काम जारी रहते हैं. अब खेत में काम करने के बाद जब वो थक जाते हैं, जब घर को आते हैं
तो माँ जो होती है वो प्यार से अपने बच्चों को खाना खिलाती है कि मेरा बच्चा मेहनत करके काम करके आया हुआ है। तो छोटा सा वो घर और उसमें माँ जो है उन्हें खाना खिला रही है। तो माँ को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि माँ ऐसी है जैसे दूध पर जो मलाई आ जाती है, दूधावर्ची सा है। ये एक जो है कहावत के तौर पे इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि आई कशी है जणू दूधावरची साय। ये क्यों कहा गया है कि आपने देखा होगा कि मलाई में कितनी नरमी होती है, कितनी कोमलता होती है। तो वैसे ही माँ का दिल जो होता है नर्म और कोमल होता है और बड़े बड़े प्यार से जो है वो अपने बच्चों को खिलाती है। तो वो जो है यहाँ पर मिसाल देकर शायर कह रहा है कि आई जणू दूधावरची साय आहे। आता 5वां जो पद्यखंड आहे तो आपण पाहूया की आज माझ्या अंगणात पाखरे आनंदाने दाणे टिपत आहेत, हे पाहून माझा जीव सुखावतो, परंतु ही पाखरे जेव्हा लांब उडून जातात तेव्हा माझ्या डोळ्यातले अश्रू गालावर ओघळतात। अब देखिए बच्चों, आजकल तो ये माहौल रहा नहीं है, नहीं तो पहले दौर में था ऐसा कि आंगन में जो है तो फसलें सुखाई जाती थी, फैला कर जो है तो रख दी जाती थी। और उसमें क्या होता था कि परिंदे आते थे, चिड़ियाँ आती थी और वो खाती थी वो दाने जो है तो परिंदे टिपतात मतलब खाते थे। और जब वो उड़कर चले जाते तो इसकी आंखों में जो आंसू होते वो गालावर रहते, मतलब वो रोने लगता कि अरे ये परिंदे क्यों उड़कर चले गए हैं। अब देखो बच्चों, आज ये माहौल नहीं रहा है। हम कह रहे हैं कि चिड़ियाँ कम हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। उसकी वजह ये हो गई है कि आजकल मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और जिसके नतीजे में खेतों में जो फसल है वो फौरी तौर पे काट दी जा रही है और फिर उसे जो है थैलों में भर के जो है लोग सीधा बाज़ारों में पहुंचा दे रहे हैं या गोदामों में उसको महफूज कर रहे हैं। अब घरों में कहीं ऐसा अनाज फैलाया नहीं जाता, सुखाया नहीं जाता, बिखेर के रखा नहीं जाता, तो परिंदे भी भला यहाँ क्यों आएंगे, उन्हें जब कुछ खाने पीने के लिए ही ना मिलता हो। आपको अगर आजमाना हो, परिंदों को बुलाना हो, तो अपने घरों में, अपने छतों पर, अपने आंगन में आप इस तरह से अगर फसलें रखेंगे तो फसल तो नहीं लेकिन कम से कम आप खाने पीने के लिए परिंदों के लिए पानी दाने का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़रूर परिंदे आपके घर पर आएंगे, चिड़ियाँ आपके घरों पे आएंगी और आपको जो है तो उससे खुशी हासिल होंगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने माझ्या अंगणात ही कविता आज आपण समजून घेतलीया। त्या कवितेचं आपण गायन केलं आणि त्याचा अर्थही आपण समजून घेतलेला आहे।